हेलो स्टूडेंट्स। डीपीपी नंबर 7 जो कि इंडक्टेंस पर बेस्ड है। इंडक्टेंस जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस पर्टिकुलरली, उस पर ये बेस्ड डीपीपी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है ऑफ कोर्स। सो स्टार्ट करते हैं, इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी लंबी है, आराम से पढ़ सकते हो। तो मैं सॉल्व करता हूँ। इसने बोला टू डिफरेंट कॉइल्स है, L1 L2 उनके इंडक्टेंस है और दोनों पे करंट्स प्रोग्रेस करती है। सो यहाँ पे मैं फिगर बनाता चलता हूँ। ये एक L1 है और ये एक L2 है। ये दो इंडक्टेंसेस है, इंडक्टर्स है। और द करंट इन द कॉइल वन इज इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। तो इसका जो करंट I1 है वो कुछ तो KT टाइप का है, जहाँ पर di1/dt की जो वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट है K। फिर आपसे होता है करंट इन द सेकंड कॉइल इज आल्सो इंक्रीज्ड एट द सेम रेट। के पॉजिटिव इंक्रीज करने का मतलब के पॉजिटिव है। इस पर जो करंट I2 जा रहा है वो भी सेम रेट से चेंज हो रहा है, बट उसका कांस्टेंट अलग हो सकता है। सो I2 इज KT प्लस C। इसका डेरिवेटिव K है, इसका भी डेरिवेटिव K है, K पॉजिटिव है। तो दोनों का रेट ऑफ चेंज जो है वो बराबर है, वही उसका रेट ऑफ इंक्रीज है बेसिकली। At a certain instant of time, the power given to the two coils is equal. किसी पर्टिकुलर टाइम में इसका जो पावर है और इसका जो पावर है वो बराबर है। तो पहले इसको सेटल कर लेते हैं। पावर का मतलब क्या हुआ? सो इट सेज P1 इज इक्वल टू P2। नाउ P1 और P2 की वैल्यूज लिखते हैं और इक्वेट करते हैं। उससे एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन को फ्यूचर में लोग यूज करने वाले हैं। पावर किसी भी इंडक्टर से कितना जाएगा, सो उसको हम लोग लिखते हैं दैट इज गोइंग टू बी I1 इंटू एल डी आई वन बाई डी टी। ये समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली ईएमएफ लिखा हुआ है। सो पावर इज ईएमएफ इनटू द करंट। दिस साइड यू आर गोइंग टू राइट लाइक I2 ब्रैकेट में ये L1 था, तो ये हो जाएगा L2 di2 by dt। L1 L2 की वैल्यूज अपने को बताई गई हैं 8 और 2, तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो I1 is KT, L is 8, di1 by dt is K is equal to I2 जो है वो KT plus C है। ये C अपने को नहीं पता है, मतलब कुछ नंबर होगा। L2 का जो वैल्यू है दैट इज 2 और di2 by dt भी K है। यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है जिसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो हम उसको यूज करेंगे। दैट सेज कि KT plus C डिवाइडेड बाई KT। K और K कैंसिल आउट हो गए। सो KT प्लस C बाई KT अगर हम लोग करेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर आ गया 4 के बराबर होगा। जहाँ पर K इज समथिंग वी डोंट नो, T इज अ पर्टिकुलर टाइम जिसके बारे में बात हो रही है। T एक पर्टिकुलर नंबर है, T इज नॉट अ वेरिएबल एनीमोर। सो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। अच्छी बात यह है कि पूरे क्वेश्चन में उसी T के बारे में बात होनी है, तो ये नंबर को यूज कर सकते हैं। उसने बोला एट दैट टाइम द सेम इंस्टेंट द करंट induced voltage and energy stored in the first coil I1 V1 W1, and the same value for the second coil is I2 V2 W2. Then we need to say something. पहले दो ऑप्शन में I1 का रेशियो, फिर W का रेशियो, फिर वोल्टेज का रेशियो चाहिए। सो अगर हम लोगों को I1 by I2 निकालना है, I1 by I2 बहुत सिंपल है। सो I1 by I2 is basically this ratio, that is KT divided by KT plus C. लुक एट दिस रेशियो दैट वी कैलकुलेटेड। क्या यही रेशियो अपने को पता है? अपसाइड डाउन कर लेंगे। जैसे अपसाइड डाउन करोगे तो आ जाएगा 1/4। तो ए ऑप्शन अपने को करेक्ट मिल जाएगा। ए करेक्ट हो गया तो बी करेक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि वो उसका अपोजिट लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है। फिर आते हैं कैलकुलेशन में कि वोल्टेज कैसे जाएगा। सो V2 by V1 की बात कर रहा है। सो V2 by V1 पोटेंशियल अक्रॉस दिस कॉइल्स वी नो किया जाएगा L2 di2 by dt और ये आएगा L1 di1 by dt। अच्छा, ये रेट जो है दोनों के वो बराबर है, के आएगा, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए। तो ये आ गया L2 by L1। L2 अपने को कितना पता है? 2। L1 कितना है? 8। सो ये रेशियो कितना आ गया? 1/4। इसका मतलब है कि V2 by V1 भी अपने को पता चल गया, जो कि बी ऑप्शन में करेक्टली लिखा गया है।
एक जो और क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, चेक करना है whether that's true or not कि W2/W1, W का नाम जो दिया गया है that is energy stored, and we all know कि energy stored जो रहता है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ energy stored visible, yes, so energy stored के लिए आप लिखोगे W2/W1, जो भी पूछा गया है उसी को लिखते हैं। Energy stored in inductor is goes by half Li square, so ये हो जाएगा half L2 I2 square divided by half L1 I1 square। L2 by L1 हम लोग फिर से वहां से निकाल सकते हैं 2/8 that is 1/4। I2 by I1 I1 by I2 हम लोगों ने निकाला है तो I2 by I1 is 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, अल्टीमेटली आप चेक करोगे तो 4 आ जाएगा, 4:1 जैसा अपने को दिख रहा है, दिखा क्या 4, सो दिस टर्न आउट टू बी बेसिकली 4, और सी ऑप्शन में भी 4 दिया गया है तो सी को भी टिक कर देंगे। सो सिंपल फॉर्मूला बेस था, बेसिक डेफिनेशंस थी, करंट कैसे वेरी कर रही है तो पोटेंशियल कैसे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल अगर पता है तो स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर कैसे जाएगी, रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इजियर वन, इसने बोला ये सर्किट है, आई करंट वेरी कर रहा है, I1 I2 से जा रहा है और अपने को बताना है रेशियो ऑफ करंट I1 एंड I2 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो किरचॉफ्स के लॉज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को लर्न किया है, पहला I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डिफरेंशियल I विल बी इक्वल टू डिफरेंशियल I1 प्लस डिफरेंशियल I2। टाइम के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, यहाँ पे मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया है। दूसरा, इसके लिए KVL लगा देते हैं, लूप लॉ KVL, इफ यू थिंक क्लियरली तो ये KCL था, KCL KVL सर्किट में यही चलता है। आपको मिलेगा कि ऊपर का पोटेंशियल इज इक्वल टू नीचे का पोटेंशियल या सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द लूप इज 0, सो दैट इज L1 dI1 by dt इज इक्वल टू L2 dI2 by dt। dt को अगेन कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बता रहा है L1 dI1 इज इक्वल टू L2 dI2। बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस में हम सॉल्व करते हैं ना वही चल रहा है, वहाँ पे लीनियर इक्वेशन जाती थी, आई मीन करंट डायरेक्टली जाता था, यहाँ पर डिफरेंशिएट होकर के जा रहा है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं रिराइट करना चाहूँ तो L1 को लिखता हूँ, di की वैल्यू यहाँ से बाहर करते हैं, वहाँ से di की वैल्यू di1 की वैल्यू आने वाली है di माइनस di2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू L2 di2। थोड़ा सा और अगर एफर्ट डाला जाए तो di2 यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है निकलता हुआ, और di2 की वैल्यू आ रहा है L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 इनटू di। यू कैन सॉल्व दिस थिंग, जिस तरह से di2 निकाला है सिमिलर बेसिस पे हम लोग di1 भी निकाल सकते हैं, तो di1 आएगा L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 इनटू di। di अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने को I1 और I2 का रेशियो चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को बैक कैलकुलेशन में इधर लिखे जाते हैं, और ये सिमिलरली निकाला गया है, मतलब सेम लॉजिक को यहाँ पे यूज किया गया है। When you divide these two equations, I'm dividing these two equations, right? So ये आएगा di2 divided by di1 is equal to, look carefully कि di कैंसिल हो रहा है, L1 plus L2 कैंसिल हो रहा है, और ये कुछ तो ऐसा बन रहा है L1 by L2। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज L2 di2 is equal to L1 di1। Oh, I'm shocked. This equation is basically this equation. We could have integrated there itself, right? Anyway, I did a lot more extra effort, so अब इसको skip कर लो, डायरेक्टली इस इक्वेशन को यहीं पे यूज कर सकते हो और उसी को इंटीग्रेट करो, that's a smarter way। सो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा L2 I2 is equal to L1 I1। अच्छा, वो एक सेम वे पे वेरिएशन चलेगा, जैसा I वेरी करेगा वैसा I1 I2 वेरी करेगा, तो वो 0 से I1 0 से I2 टाइप का ले सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू से पर्टिकुलर वैल्यू तक रेफरेंस वैल्यू से लेंगे जो कि 0 से रहा होगा इनिशियली से। तो यहाँ से अपने को I1 by I2 पता चल गया, I1 by I2 is equal to L2 by L1। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कई बार अननेसेसरी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, सो द सेम हैपेंड हियर। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस इज द क्रॉस, इसके बाद डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। एनीवे, सो गो टू द नेक्स्ट वन। ये भी थ्योरेटिकल अच्छा क्वेश्चन है। इट सेज कांस्टेंट करंट I is maintained in a solenoid। एक सोलेनॉइड पे कांस्टेंट करंट को मेंटेन किया जाता है।
Which of the following quantities will increase if an iron rod is inserted in the solenoid along the axis? So just to visualize, अगर एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक सोलेनॉइड का है पिक्चर, और इसके एक्सिस के अलावा आपने एक ऐसा आयरन का रॉड इंसर्ट कर दिया है, ये रॉड एक्सिस के अलावा, तो बेसिकली आप एक मीडियम आ गया, रॉड की थिकनेस कब ज्यादा और नहीं की जा सकती है। तो अगर इस पर करंट जा रहा होगा तो यू नो कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो ये जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वाला टॉपिक विद दिस थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सटर्नल फील्ड है। आप जानते हो कि जब कोई एक्सटर्नल फील्ड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है मोर देन द पैरा। तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी, अंदर रिजल्टेंट फील्ड आएगी, वो फील्ड ग्रो कर जाएगी, दैट विल बी मोर देन द ओरिजिनल वन, दिस इज दैट्स ओरिजिनल, सो इट्स गोइंग टू बी मोर देन दैट। अगर उसको एच से डिनोट करेंगे तो फिर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो लोगों ने लर्न किया होगा। तो बेसिकली इन दोनों फील्ड का एडिशन आएगा प्रॉपर यूनिट में लाने के बाद। एनीवे, क्वालिटेटिव आंसर देना है तो अपने को न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाना है, सो क्वालिटेटिवली देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या इन दोनों के रिजल्ट से आएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मस्ट बी एडेड। तो पूछा गया कौन सी क्वांटिटीज विल इंक्रीज, आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल डेफिनेटली इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीजेस। कनेक्टेड? ओके, बी सेज कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वो आएगा टोटल फील्ड डॉट डीए से। उसको ये नहीं पता चलता कि फील्ड किसकी वजह से आई है, तो इंटायर फील्ड का यूज होता है, और जो रिजल्टेंट फील्ड है वो कॉम्बिनेशन से है, तो जो पहले आ रहा होगा और अब जो फ्लक्स आएगा नेचुरली वो ग्रो करने वाला है। तो क्या ये बढ़ जाएगा? वी विल से यस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, लुक एट द सेल्फ इंडक्टेंस, ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट पे। क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ है? यस, अरेंजमेंट चेंज हुआ है। तो जब अरेंजमेंट चेंज होगा तो इसके चेंज होने, ये चेंज होने के हाई चांसेस रखेगा। अच्छा, जब ये फ्लक्स निकालोगे तो दिस फ्लक्स इज गोइंग टू बी सम नंबर इनटू आई, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ लुक एट दिस कि जो ग्रोथ आया है उसमें ये आई इंक्रीज नहीं किया है, क्या इंक्रीज किया है? ये जो कॉम्बिनेशन में आ रहा होगा यहाँ पे कुछ तो बढ़ गया होगा पहले के कंपैरिजन में, और ऐसा ही हो सकता है अब ज्यादा फ्लक्स लिंक है सेल्फ से, तो जब ज्यादा फ्लक्स कॉइल से लिंक होने लगता है इसका मतलब है कि वो उसका जो इंडक्टेंस है वो ग्रो करता है, तो इंडक्टेंस भी बढ़ गया होगा। सो फील्ड बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया, इंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, ऐसे हम लोग आंसर कर पा रहे हैं। एक डी ऑप्शन और भी है, रेट ऑफ जूल हीटिंग। जूल हीटिंग बेसिकली इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें रेजिस्टेंस की वजह से आई स्क्वायर आर के लॉस होते हैं। अब देखोगे कि आयरन रॉड लगाए, दो आयरन इज अ कंडक्टर, तो अगर इस पर करंट अलाउ होगा तो करंट चल सकता है, बट सिंस ये रॉड है, क्लोज लूप नहीं है, और क्लोज लूप नहीं है तो जूल हीटिंग एज सच डोमिनेंट फिनोमेना नहीं होने वाला है, एज सच डोमिनेंट फिनोमेना नहीं होने वाला है। तो इसलिए रेट ऑफ जूल हीटिंग बढ़ जाएगी, ये क्लेम करना अप्रोप्रिएट नहीं है। ए बी सी को हम लोग क्लेम कर देते हैं। सो दिस कैन बी आंसर्ड। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है कि वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड, इस फील्ड से इस लूप को बाहर पुल करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क कैसे करना पड़ेगा पहले ये समझते हैं। जब ये लूप थोड़ा सा ऐसा बाहर आया होगा, आउटसाइड आया होगा इस पर्टिकुलर बाउंड्री से, तो आप पाओगे कि यहाँ पर फील्ड है, उधर फील्ड नहीं है, और ये इधर जा रहा है ऐसा। क्या अभी भी इस पे का करंट चालू होगा? अभी करंट चालू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड ऑल दैट। आप पाओगे कि फ्लक्स अंदर जा रहा था, डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए या फिर कॉज को अपोज करने के लिए करंट ऐसा रन करेगा। अच्छा, ये करंट तब तक रन करेगा जब तक ये ट्रांजिशन में रहेगा। एक बार बाहर निकला करंट जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। जो क्रक्स है जहां से अपने को समझना होगा, क्योंकि वर्क पूछा है तो कोई फोर्स एक्ट किया होगा और उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ रहा होगा।
जब इस सिचुएशन में रहा होगा तो ऊपर वाला आई एल क्रॉस बी का फोर्स लगेगा, नीचे वाले ब्रांच में भी आई एल क्रॉस बी का फोर्स लगेगा। पूरे ब्रांच में नहीं लगेगा, इस वाले पोर्शन में बी नहीं है, इस वाले पोर्शन में बी नहीं है, इस वाले पोर्शन में बी नहीं है, तो वो जो सर्किट सेगमेंट्स हैं उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। बट जो फील्ड में पोर्शन है लूप का उस पर फोर्स एक्ट करेगा। आप पाओगे कि अप साइड वाले में और डाउन साइड वाले में इक्वल एंड अपोजिट जाएगा। एल क्रॉस बी का फोर्स इसमें ऊपर गया और एल क्रॉस बी का फोर्स इसमें नीचे गया। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, पहला। दूसरा, ट्रांसलेशन की डायरेक्शन के 90 डिग्री में तो इनको कोई वर्क नहीं आने वाला है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो पोर्शन है वर्टिकल वाला, उसमें एल क्रॉस बी का एक फोर्स इधर लगने वाला है। ये फोर्स है मैग्नेटिक का, इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू यू वांट टू पुल इट आउट। सो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर आने वाला है। तो दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी इनटू डीएक्स। डीएक्स मतलब द वे वी आर पुलिंग इट, इससे भी एक्स अमाउंट या डीएक्स अमाउंट और लेके आना है। अभी एक्स अमाउंट ये बाहर आ चुका है। आपको क्रक्स समझा या कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे वर्क डन आ रहा है। अब इसका परफॉर्मेंस या कैलकुलेशन करनी है, दैट कैन बी इजीली मैनेज। कैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन है तो उसके लिए फोर्स चाहिए होगा अपने को। फोर्स निकालने के लिए आप बोलोगे ये आई एल इंटू बी का फोर्स लगेगा, जहाँ पर एल ये लेंथ है और साइड लेंथ स्क्वायर रूट है, तो लेंथ तो बराबर ही दिया गया, अच्छी बात है। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई कैलकुलेट करने के लिए आपको लगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी दिया होगा अपने को, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पॉइंट इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालना है, निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज लगेगा, कुछ तो एरिया का या फ्लक्स का निकालेंगे हम लोग। सो कैन बी से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएल भी होगा डायरेक्टली, क्योंकि दिस इज मूविंग इन द फील्ड और वही लेके आएगा ये जीरो ये सब जीरो। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी बी एल बी डिवाइड बाई आर। इन सारे नंबर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। वी के लिए कुछ बोला इसने, इज पुल्ड आउट ऑफ दिस थिंग, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी को। और अपने पास अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसके साथ अपने को डीएक्स करना पड़ेगा। डीएक्स नो, जब इसको डीएक्स के साथ यूज करेंगे तो कांस्टेंट हम बाहर आएगा, डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर इंटू लेंथ एल, वो साइड लेंथ एल के बराबर है। अच्छा, इस v को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसने बोला है कि इसको 22 सेकेंड्स में बाहर निकाल देते हैं और कांस्टेंट स्पीड से पुल कर रहे होंगे, ऐसा हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं। नाउ अगर अपने को v निकालना है, सो वी ऑल नो कि v इज गोइंग टू बी इक्वल टू द लेंथ इट हैज टू कवर डिवाइड बाय द टाइम यूनिफॉर्मली। अगर इसको लिख आते हैं तो लेंथ कितना दिया गया है 0.5, टाइम कितना दिया गया है 2, सो ये बेसिकली कितना हो गया 1/4। अगर डायरेक्टली लिखा जाए तो 1/4 मीटर पर सेकंड हो गया। सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज रख देते हैं। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर वैल्यूज भी रखना हो तो बहुत इजी है। b की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। v निकाला 1/4 था, l कितना था 1/2 था, रेजिस्टेंस कितना है 10 है, सो ये 1/320 जूल में आ जाएगा, 1/320 है ना। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10⁻³ ऊपर लेके चले जाएंगे, सो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन यू कैन डू बेटर देन एनीवन। पॉइंट इज टू गेट कि कैसे वर्क डन हुआ। अगर वो समझा तो अपना काम हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं। A coil of inductance 1 Henry is and negligible resistance is connected to a source of supply whose voltage is varying like this. If the voltage is applied at equal to 0, find the energy stored in the coil in 4 seconds. 4 सेकेंड में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ होगा कॉइल में।
So energy stored in a coil is given by half Li square. If we can write this. Now half Li के लिए I निकालना पड़ेगा. So we know कि V is going to be at any instant L di by dt. इसको अगर रिराइट करोगे आप तो आपको मिलेगा L di by dt is equal to V is 40. अच्छा L की वैल्यू भी रख देंगे तो और भी इजी करेगा अपने को. L की वैल्यू कितना दिया इसने 1. So di by dt is equal to 40. L की वैल्यू 1 रख दिया गया. यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से लेकर के t तक. तो I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2t स्क्वायर. करंट अपना ऐसा चल रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर. उस वैल्यू को यहाँ पर रख लो तो ये आ जाएगा हाफ L इंटू 2t स्क्वायर का स्क्वायर. तो अपना आंसर कुछ तो ऐसा आ जा रहा है 2 times L t raised to 4. So this is the energy stored at any instant of time. Which instant you are looking for? You are looking for 4 seconds. तो वैल्यू रख जाते हैं 4 तो आ जाएगा 2 into 1 into 4 raised to 4. So ये 512 के बराबर हो जाना चाहिए. You can check the calculations, right? So यहाँ से अपने को एक आंसर मिल जाएगा. और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है. डायमेंशन पूछा. अच्छा डायमेंशन लोगों ने सच नहीं पढ़ा होगा अभी, बट यूनिट निकालेंगे तो डायमेंशन के अप्रोक्सीमेट इक्वल बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ. बाद में इसको समझेंगे. जहाँ तक ये क्वांटिटी है इसको हम L बाई आर 1/c भी देख सकते हैं. नाउ रिमेंबर L बाई आर टाइम कांस्टेंट होता है LR सर्किट का, तो इसका जो यूनिट आएगा वो सेकेंड आएगा L बाई आर का. और 1/cv cv इज क्यू का मतलब हो जाएगा चार्ज का हो जाएगा वैल्यू this coulomb. तो ये coulomb second, that means ये लिखा हुआ 1 upon coulomb per second, that's called ampere. तो डायमेंशन के फॉर्म में इसको ऐसा लिखते हैं a विदिन बड़ा ब्रैकेट बना करके लिख देते हैं. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. बेसिकली इसका जो यूनिट रहेगा 1 upon ampere है. ये समझता है तो काम होता है. जेईई में ये बहुत पॉपुलर है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत पॉपुलर है. डायरेक्टली पूछता है तो इसमें हम लोग अगर L हेनरी लिखेंगे, R ओम लिखेंगे, C कूलम लिखेंगे, V वोल्ट लिखेंगे, एंड देन यू विल फाइंड कि इट विल टेक टाइम, कंफ्यूजिंग हो जाएगा. नंबर्स याद रखो कि इसको कैसे क्लब कर सकते हो और कुछ पुराने फॉर्मूले से लिंक कर सकते हैं. Find the self inductance of a solenoid which has these many turns per centimeter. Its length is 1 meter and radius this. तो self inductance का फॉर्मूला आपको याद है solenoid का, that is mu naught pi r square n square l. इसको याद रखना है स्टैंडर्ड, डायरेक्टली यूज करना है. म्यू नॉट आपको पता है, r is known, so r भी known है. r is 1 सेंटीमीटर, प्रॉपर यूनिट में रखना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू क्या गिवन है, क्या क्या रखना चाहिए आपको. लेंथ के प्लेस पर आपको रखना है 1 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स 10 पर सेंटीमीटर, इसको पर मीटर में लेके जाना है. सो ये आएगा 10 into 100 टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर मीटर आ जाएगा. n की वैल्यू रख लो तो आपको n पता चल गया, l पता चल गया, r पाई सब पता है. जस्ट पुट द वैल्यू, सिंपलीफाई, गेट योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 फिगर में आपको एक इंडक्टेंस दिखाया गया है और करंट किस रेट से चेंज कर रहा है वो बताया गया है. दैट मींस di by dt की जो वैल्यू +5 है एम्पियर्स पर सेकंड. नाउ आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए. सो अगर करंट ऐसे रन करता है, वी नो कि Vx माइनस Vy, दिस इज L di by dt. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. L की वैल्यू कितना दिया गया आपको 2, di by dt कितना है 5, तो आंसर कितना होगा 10 वोल्ट. अब बोलोगे कि Vx और Vy का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है. इजीएस्ट, बट यस इम्पोर्टेंट कि +10 आ रहा है और प्रॉपरली आपने लगाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 9 फिगर shows a part of the circuit, find the rate of change of current as shown in this. अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लर्न किया था पार्ट ऑफ द सर्किट कैसे सॉल्व करता है, तो इस पॉइंट से हम लोग मूव करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ का पोटेंशियल 10 है, वहाँ का फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20. पोटेंशियल लिखना अपने को आता है. सो लेट्स स्टार्ट. इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है. जैसे आप इस बैटरी को क्रॉस करोगे तो आप एक हायर पोटेंशियल पॉइंट से, दिस इज अ हायर पोटेंशियल, दिस इज अ लोअर, सो देयर इज अ ड्रॉप. सो
बैटरी के जस्ट राइट साइड पॉइंट का पोटेंशियल 5 से कम हो चुका होगा 10 में से। फिर आप रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करोगे फिर से ड्रॉप करेगा आई आर के बराबर। तो आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है। मैं डायरेक्टली ओम्स लॉ आई आर ड्रॉप हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इतने अमाउंट के बराबर है। सो वी आर जस्ट कीप राइटिंग द पोटेंशियल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर द इलेक्ट्रोड। इस पॉइंट के बाद जब हम इसको क्रॉस करेंगे इंडक्टर को, तो दैट विल बी प्लस एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी, द रेट एट विच द करंट इज चेंजिंग। एल की वैल्यू 10 दिया गया है तो हम उसको 10 भी रख सकते हैं। फिर एक बैटरी को क्रॉस करना, अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक माइनस आने का एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी अपना साइन कैसे चलता है, प्लस और माइनस। तो जब हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं तो लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी, और अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उतना ड्रॉप हुआ है, तो आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल की जगह 10 है। अगला बैटरी कभी भी हम लोगों ने ड्रॉप करना है तो -3 आ गया। ऐसा करते हुए हम इस पॉइंट के पोटेंशियल तक आ गए, और उस पॉइंट का पोटेंशियल अपने को कितना दिया गया है, 20। ये एल्जेब्रिक मेथड यूज किया है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको पता है और आपको पता है यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो अगले उसके क्रॉस करने के बाद पोटेंशियल में तुमको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर गेन हो रहा है तो इसको ऐड करना है। अकॉर्डिंगली हम उस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, सो 10, और ये कितना हो गया आपका 1, एंड देन -2 से आएगा +2 आ जाएगा, तो -10 डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 22। From here you are able to find di by dt is equal to -22 by 10। 22 by 10 को और भी सिंप्लीफाई करेंगे 2.2, so di by dt is -2.2 एम्पियर पर सेकेंड। पूछा क्या था क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताइए। हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज -2.2 एम्पियर पर सेकेंड, विच इम्प्लाइज बेसिकली कि करंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो 2.2 एम्पियर पर सेकेंड से रेट ऑफ चेंज आ रहा है, लेकिन करंट डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब करंट इज डिक्रीजिंग। तो इस मोमेंट का करंट 2 एम्पियर, अगले मोमेंट पे करंट कम होने वाली है, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। कम होने वाला है, किस रेट से कम हो रहा है, 2.2 के रेट से कम हो रहा है। तो प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, उसके बाद अपने को रेट ऑफ चेंज ही पता चल जाएगा। नॉर्मल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में हम केवल करंट के बारे में बात कर पाते थे। इसका यूज करके हम ये बता सकते हैं करंट अगले मोमेंट पे कैसे बिहेव करने वाला है। अगर 2 था तो अगले मोमेंट पे ये डिक्रीज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, इट सेज एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन एन इंडक्टर when the current in it is changed from this value in one direction to the same value in the opposite direction this thing। तो करंट का कुछ चेंज बता रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा ये बताना है। तो अब जानते हो कि करंट चेंज हुआ है और एवरेज ईएमएफ दिया गया है, सो वी कैन फाइंड आउट कि देखो फ्लक्स जो होता है वो एल आई होता है, तो चेंज इन फ्लक्स इज एल डी आई बाई डी टी। इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे, एंड वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज एवरेज वोल्टेज, सो दैट इज 20। एल इज समथिंग मिसिंग। चेंज इन करंट, चेंज इन करंट 2.5 वन डायरेक्शन में था, दूसरे डायरेक्शन में 2.5 हुआ, तो फ्लक्स चेंज के करस्पॉन्डिंग इसको भी देखना है। तो 2.5 माइनस ऑफ -2.5 बेसिकली ये कितना आ जाएगा 5, और कितने टाइम में चेंज हुआ है 0.1 में, तो यहाँ से L निकल के आ जाएगा। L की वैल्यू अपने को 2/5 नजर आ रही है, दैट मींस L इज इक्वल टू 0.4 हेनरी। So we can use the flux is equal to Li formula and we can simplify it to answer. Quite easy. Used होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, so you just try it again and again. Or similar type questions. Question number 11 says magnetic flux of this Weber is linked with each turn of a 200-ton coil when there is an electric current of 4 ampere in the coil. Calculate the self inductance of the coil. Again we are using the same formula, phi is equal to Li। टोटल फ्लक्स कितना है ये निकाल रहे हैं, पर कॉइल से है 8 into 10⁻⁻⁴। दिस इज फ्रॉम सिंगल कॉइल। हाउ मेनी कॉइल्स आर देयर, दैट विल लेट यू नो हाउ मेनी टोटल टर्न्स। अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा into 200। L we need to find out, A that is 4,
सो यहाँ से L कैलकुलेट करेंगे तो अपना एक आंसर आ जाएगा, वही एक फाइनल आंसर हो जाएगा। ये होगा कितना 16 इंटू 10⁻², डिवाइड बाई 4, दैट टर्न आउट टू बी 4 इंटू 10⁻², हेनरी। हेनरी में प्रॉपर आंसर आएगा, बता सकते हैं। सो ये आपका फाइनल आंसर बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, it says the current in a solenoid of these many turns having a length of this centimeter and radius this centimeter changes at the rate of this. Find this self EMF induced in it. तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, लेंथ दे रखा है और करंट का रेट ऑफ चेंज दिया गया है। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, कितना फ्लक्स जाता है सोलोनॉइड से। सोलोनॉइड की जो फील्ड रहती है वी रिमेंबर दैट इज म्यू नॉट एन इनटू आई होता है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर मल्टीप्लाई करोगे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके लिए क्या, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलोनॉइड में। फील्ड एन बी ए कॉस थीटा टाइप का है, एन बी ए कॉस थीटा में कॉस जीरो। नाउ अपने को ईएमएफ चाहिए, सो ईएमएफ इज गोइंग टू बी डी फाई बाई डी टी और माइनस डी फाई बाई डी टी, सो दैट्स गोइंग टू बी बेसिकली एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स है ना, पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट एन। अब चाहे इस n को ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ म्यू नॉट इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, पर यूनिट लेंथ होता है ना, और करंट का आ जाएगा डी आई बाई डी टी। नाउ इसको अगर केयरफुली हैंडल करोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। इसमें क्वांटिटीज कौन कौन से पता है, नंबर ऑफ टर्न्स ये n नोन है और लेंथ l नोन है, रेडियस r नोन है, डी आई बाई डी टी यहाँ से पता है। इसके अलावा कोई और है इस पे कुछ भी नहीं, म्यू नॉट आपको पता है, पाई आपको पता है। इसको सॉल्व कर लो प्रॉपरली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन, और जो भी आएगा वो आपका करेक्ट आंसर है। बाद में आप आंसर की से चेक कर सकते हो, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 13, ये फिगर इस क्वेश्चन का नहीं है, सो इग्नोर द फिगर एज ऑफ नाउ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। Find the rate of increase in the stored energy at equal to 1 second in an inductor of particular value. तो आपको L पता है। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली वैल्यूज लिख ले करो क्या पता है और क्या निकालना है, देन इट बिकम्स इजियर टू लिंक। T भी दिया गया है, करंट भी आपको दे रखा है, करंट इज 2t³ प्लस 5t, और पूछता है if the current is this is there, so rate of change of energy, पहले तो एनर्जी निकाल लो। एनर्जी होता है हाफ Li स्क्वायर। इसका रेट ऑफ चेंज चाहिए तो एक काम करते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज ही निकाल लेते हैं। सो du by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज कर रहा होगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, Li डी बाई डी टी। और वैसे भी समझ सकते हो कि ये पावर है, पावर का फॉर्मूला I इंटू एल डी बाई डी टी होता है। अच्छा L की वैल्यू कितना दिया अपने को 5, I वैल्यू कितना दिया है 2t³ प्लस 5t, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डी आई बाई डी टी कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये बनेगा 6t² प्लस 5। ये अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया। उसने t इक्वल टू 1 पे मांगा है, सो सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 1, सो एट t इक्वल टू 1 चेक कर लेते हैं वैल्यू कितना है, एंड देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर टिल द न्यूमेरिकल वैल्यू। रहेगा 5 इंटू, इस पे t को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू, उस पे t को 1 रखेंगे तो दैट इज 11। दिस इज द नंबर यू कैन मल्टीप्लाई। सो आई एम लीविंग द कैलकुलेशन ऑन यू and I am hopeful that you are able to calculate this correctly. So whatever this is coming, that will be joule per second, proper ऐसा यूनिट में अपना आंसर आ रहा है। ये फिगर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लगेगी तो उसको हम लोग यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि इन द सर्किट शोन बिलो, और जो भी निकल गया, फाइंड द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सेल, पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर, पावर गिवन टू द इंडक्टर। सो अगर इस पिक्चर को एक बार देखें तो 5 वोल्ट की बैटरी, 1 एम्पियर करंट, 2 और 3 का ये आरएल सर्किट दिखा अपने को। सो यहाँ पर एक एल है, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एंड देन वी हैव अ बैटरी एंड देन वी आर कनेक्टिंग देम टुगेदर। ये 3 ओम का है, ये 2 हेनरी का है, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है, काइंड ऑफ। एक बार चेक करते हैं कि क्या एक्जैक्टली मैच कर रहा है। सो 5 वोल्ट की बैटरी, 1 एम्पियर, 2 हेनरी और 3 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ बनाने की वजह से समझते हो ना वो एक ही है।
A power drawn from the cell, oh easy है, formula description एग्जाम में ऐसा ही आता है इनका। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में बहुत इजी लगेगा। पावर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी से कितना पावर आएगा, हम लोग जानते हैं EMF इनटू द करंट दस पावर। EMF है 5 वोल्ट, करंट इज 1, तो आंसर इज 5। दूसरा, power consumed by the resistor. So power consumed by the resistor, 3 ohm resistance. We know that is I square R. I is 1, R is known, so 1 square into 3, that is 3. And thirdly, it is asking about the power given to the inductor at this instance. Power inductor को जो जाएगा, power given to this Henry inductor, that is going to be I into L divided by dt. Now you'll find कि इस इंस्टेंट पे आपको I पता है, L पता है, di by dt नहीं पता है। तो या तो हम di by dt कैलकुलेट कर लें उससे, या फिर पावर के बारे में बात कर लें। तो di by dt जब कैलकुलेट करोगे किरचॉफ से तो निकल के आ जाएगा L di by dt then this, उसको रख सकते हो। या फिर डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि देखो इसने ये पावर सप्लायर है, इसको एनर्जी दिया है, ये स्टोर करेगा और ये एनर्जी को कंज्यूम कर देगा, वेस्ट कर देगा। तो दैट कुड बी वी कैन से एनर्जी कंजर्वेशन इन दिस इन जनरल फैशन रहेगा 5 minus 3 that is 2। 5 इसने दिया, 3 वेस्ट हो गया, 2 इसके पास स्टोर में चला गया। और इसको आप चाहो तो एक किरचॉफ इक्वेशन लगाओ, L di by dt वहां से आएगा, यहाँ रखो, सारी वैल्यूज पता है, अपना आंसर वहां से भी आएगा। सो यू कैन वेरीफाई बोथ वेज। नेक्स्ट देन, a current of 1 ampere is established in a tightly wound solenoid of radius 2 centimeter having these many turns per meter. Find the magnetic energy stored in each meter of the solenoid. तो आप जानते हो कि हाफ b square by mu naught, this is magnetic energy density, isn't it? और अगर इसको हम एरिया से पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें सोलोनाइड के एरिया से, तो ये पहले तो पर यूनिट वॉल्यूम था, एरिया से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पर यूनिट लेंथ हो गया। एक यूनिट लेंथ में कितना होगा वो ये एनर्जी है, और इस एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सो लेट्स कॉल दिस इज एनर्जी वी आर लुकिंग फॉर, एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेट्स चेक वेदर वी गॉट ऑल द नंबर्स। बी कितना आएगा सोलोनॉइड में, दैट इज म्यू नॉट एन इनटू आई। आई इज नोन टू अस, म्यू एवरीबॉडी नोस। रेडियस लगने वाला है, रेडियस इज नोन टू अस, नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन टू अस। और लेंथ के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा, ये पर यूनिट लेंथ है। To find the magnetic energy stored in each meter of solenoid। तो 1 मीटर के लिए ले रहे हैं तो L भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर में है, और ये पर मीटर ही गिवन है, राइट। सो अच्छा ये डायरेक्टली दिया है, सॉरी ऊपर स्मॉल एन ही उसने दे रखा है। सो स्मॉल एन पता हो गया, आई पता हो गया, आर पता हो गया, इससे बी निकल के आएगा। सारी वैल्यूज को रखोगे, कैलकुलेशन केयरफुली करोगे, एंड माइंड इट कि फर्स्ट स्ट्राइक में करेक्ट आंसर होना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। अगर फर्स्ट स्ट्राइक में नहीं आ रहा है, सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। मैनी टाइम वी टेक इट एज फॉर ग्रांटेड की कैलकुलेशन हम वहाँ पे कर ले जाएंगे। सो आई एवरी टाइम कीप ऑन सेइंग कैलकुलेशन आप डेफिनेटली करो टिल द आंसर एंड मेक अ हैबिट टू गेट द करेक्ट आंसर इन वन गो। अगर कोई करेक्शन करना पड़ रहा है आपको अपनी कैलकुलेशन में, तो ये समझो कि बहुत बड़े लूप होल्स अभी हैं। आई मीन लाइक परफेक्शन और इम्परफेक्शन के बीच का गैप है, तो उस गैप को फिल करना है। कैलकुलेशन से मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, मैथ्स का यूज़ किया, आंसर आएगा, आप परफेक्ट स्कोर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और कैलकुलेशन ओवर द टाइम परफेक्ट बनती है। आई मीन ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट डे में एग्जाम के डे पे ही सब कुछ हो जाएगा। एफर्ट कंटिन्यूस देने से वो परफेक्ट होता रहता है, और आपके अपने प्रॉब्लम्स और ये जो वीकर एरियाज है वो पता चल जाता है। इसलिए मैं कैलकुलेशन छोड़ भी रहा हूँ, और क्लिक कर भी सकते हैं लोग, तो बेटर है यू डू एंड गेट योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 ये प्रूफ करने वाला है, तो कर लेते हैं। अलॉन्ग वायर कैरीज करंट यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। If I be the total current, show that the magnetic energy per unit length is stored within the wire equals to that thing. So पहले तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ।
और सिंस प्रूव करना है तो वी विल ट्राई टू गेट द फाइनल आंसर। लेट्स से एक करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर है, जो कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, और करंट ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है। इसके टोटल एरिया में, इस एरिया में कितना मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेंथ ऐसा बाहर और अंदर की तरफ है, तो 1 मीटर का अगर लेंथ लेते हैं, यूनिट लेंथ लेते हैं, तो उसमें कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, उस क्वांटिटी को हमको निकालना है और निकाल के चेक करना वेदर दैट वैल्यू इज। इसकी टोटल करंट का नाम इसने आई दिया हुआ है। तो करंट डेंसिटी का हम लोग डिफाइन करते थे आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर है, सो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ना इसके इस पर अपने को कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है। उसके लिए फॉर्मूले से जाएंगे, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन बी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एक एल लेंथ ले लेते हैं, एल लेंथ, और उस एल लेंथ में इसको यूज करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल लेंथ इनटू डी ए। नाउ डी ए का मतलब समझना होगा कि इसे आर डिस्टेंस पे जाने के बाद एक डी आर का थिकनेस का लूप लिया, उस डी आर थिकनेस पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, उसका एल लेंथ यूज किया है और उसको हम यूज करना चाहते हैं। अच्छा, अपना पर्पस है u बाई एल निकालना, पर यूनिट लेंथ, तो ये निकाल लेते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा 1 बाई ट्वाइस म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डी। अच्छा, बी इसके इनसाइड वाले पॉइंट पर है। आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस इज म्यू नॉट जे आर बाई 2 अगर दे जे क्रॉस आर प्रॉपर, से ज्यादा मैग्नीट्यूड लगने वाला है। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है राइट, सो दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड। जब हम बी स्क्वायर करेंगे तो आएगा जे स्क्वायर, और म्यू नॉट का स्क्वायर क्या आएगा, सो लेट्स राइट इट एज अ म्यू नॉट स्क्वायर जे स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर में 4 आएगा, इधर से 2 तो बाहर जा चुका है, जाने देते हैं, तो इसका बचेगा कितना 4 डी ए आ जाएगा आपका 2 पाई आर डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के आर रेडियस तक पूरा इंटीग्रेट कर देना है। नाउ दिस कैन बी इजीली हैंडल्ड, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 बच रहा है, ऊपर एक म्यू नॉट आ रहा है, जे स्क्वायर आएगा, पाई आने वाला है, और डाउन साइड विल बी फाइंडिंग कि 4 रहेगा, दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन करना है अपने को, आर स्क्वायर आर बोले तो आर क्यूब हो जाएगा डी आर, रनिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ना जे की वैल्यू आप चाहे तो वहां से बोरो कर लेते, क्योंकि आंसर अपने को आई के टर्म में देना है, तो आएगा म्यू नॉट जे की प्लेस पर आएगा आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, इस चीज का होल स्क्वायर, इनटू पाई डिवाइडेड बाई 4 इनटू, यू विल फाइंड कि ये आर पावर 4/4 आ जाएगा। नाउ केयरफुली देखोगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट लाइन में इसका आंसर भी दिख रहा है, सो ये आ गया म्यू नॉट, एक आई स्क्वायर दिख रहा है अपने को, और पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई सबऑर्डिनेट में आएगा, डिवाइड बाई 16 पाई आ जाएगा, और आर एस पावर 4 भी कैंसिल हो गया, तो सिंपली आंसर आ रहा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 16 पाई। इसने बोला यही प्रूव करके दिखाओ, आप बोलोगे हेंस प्रूव्ड, सो बी निकला, बी को सही से यूज किया, इंटीग्रेट किया, और अपना आंसर आ गया। ये इसको आंसर देने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को समझ कर रखना होता है, तो आपको हो सकता है लगे कि बहुत इजी है, बट जे के लिए काफ़ी बड़ा है। मतलब जे एडवांस की कैटेगरी का आप मान सकते हो, जिसमें करंट डेंसिटी जैसे फील्ड इनसाइड पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इंटीग्रेशन मैथ्स दिया गया, यही लेवल ऑफ माइंड चेक होता है कि इस लेवल का अगर अपने को आता है तो समझता है। क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says, what is the magnetic energy density at the center of circulating electron in hydrogen atom in first orbit? Radius of the orbit r लेनी है, उसके टर्म में बताना है। तो अच्छा, इसका फिगर ये नहीं है, सो फिगर इसको इग्नोर मारेंगे फॉर द टाइमिंग के लिए। कैसे इसका आंसर करना है तो समझाता मैं यहाँ पे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है सर, आर रेडियस का हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन रहा होगा, है ना। तो इसके बीच में एक ऐसा कूलम्बिक फोर्स लगेगा जो कि दैट्स गोइंग टू हैव प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तो उसको हैंडल कर लेते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स इज गोइंग टू बी mv²/r। कूलम्बिक फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आएगा 1/4 पाई ε0 E into E, that is E square by R square is equal to mv² divided by R,
V की वैल्यू अपने को अभी लगने वाली है, क्यों लगने वाली है? क्योंकि फीड निकालना है, इसके लिए करंट निकालनी पड़ेगी, करंट के लिए अपने को स्पीड लगेगी। सो अगर हम यहाँ से वी स्क्वायर निकालते हैं तो वी स्क्वायर की वैल्यू अपने को दिख रही है कितना, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर। इसका जरूरत पड़ेगा तो यूज करते हैं। एनीवे इसने पूछा है कि फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से लिखते हैं, तो दैट इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। अच्छा बी स्क्वायर क्या है? बी इज द फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, एट द सेंटर, सेंटर पॉइंट पे फील्ड आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। सो फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं, तो एक आएगा म्यू नॉट, दूसरा आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ये 2 मिलकर के 8 हो जाएगा, 8r स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, लेकिन इसमें आई की वैल्यू अपने को लगने वाली है, तो पूरा फाइनल आंसर यहीं पे लेके आएंगे, इसलिए आई यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा आई क्या आएगा? ई डिवाइड बाई टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? ई डिवाइड बाई 2 पाई आर बाई वी ऊपर आ जाएगा, समझते ना कि 2 पाई आर बाई वी इज द टाइम पीरियड। अच्छा अगर अपने को आई स्क्वायर लगने वाला है तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। नो वी स्क्वायर थोड़ी देर पहले निकाला गया, कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इसको यहाँ पर रख देते हैं। सो ये बन जाएगा अपने पास e रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पे विजिबल है, ओके। सो e रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये 4 पाई है और वहाँ पे 4 पाई लिखा हुआ स्क्वायर है, तो 16 पाई क्यूब, 16 पाई क्यूब। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, दिस आई एम डूइंग फॉर यू, एंड एप्सिलॉन नॉट एम आर यहाँ पर है और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब हो गया। उस पूरे आई स्क्वायर के यहाँ पर रखते और फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ई रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 8 है, वहाँ पर 16 है, तो ये आ जाएगा 128 और आर स्क्वायर और भी है, तो ये आएगा 5 क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर रेज़ टू पावर 5। ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस स्मॉलर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, उसके टर्म में, और मास उसका पता है तो उसके टर्म में अपना आंसर दिया जा सकता है। दिस इज एनर्जी डेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सपोज द EMF of the battery, the circuit shown in the figure varies with time, so that the current in the circuit is given, where I is in ampere, T is in second, R is given, L is given. Find the expression of battery's EMF as a function of time. So we need to borrow the figure from the previous slide. तो ये है इसमें एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर है, और इसके बारे में बात करनी है। सो लिंक बना देते हैं इसको, डायग्राम को। एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, there is inductor, and they are connected like this. So this resistance, this inductor, this current I, there is EMF of the battery. अपने को EMF of the battery का एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक किरचॉफ्स लगा देते हैं, करंट दिया हुआ है, so that is going to be IR plus LdI/dt is equal to EMF of the battery। बस हो गया, I given है, R given है, L given है, क्या ही चाहिए मेरे को। I की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, that is 3 plus 5t, R is 4, I am doing the calculation as well, 6, di/dt is 5, you can do the calculation as fast as possible, is equal to E। so E का एक्सप्रेशन आ गया, 12 यहाँ से आ रहा है, 30 यहाँ से आ रहा है, तो that is 42 plus 20t, that is the expression of EMF as a function of time। Perfect answer, easier, okay। Let's catch the another question. That's a good one. This 19th. It says calculate the inductance of a unit length of double tape shown in the figure if the tapes are separated by a small distance h, which is considerably less than the width b। तो b बड़ा है, h छोटा है, तो इसको हम लोग infinite current carrying plane ले सकते हैं। आपको याद होगा we had discussion in the class की ये concept का, जिसमें इनफाइनाइट करंट कैरिंग प्लेन था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाला था यूजिंग करंट पर यूनिट लेंथ। अगर नहीं याद आ रहा है गलती से भी, सो ओपन द नोट्स, रिवाइज इट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको एज अ फैक्ट, एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है।
सो इसमें अलग ही हैंड दे रखा है कि आप कैसे जा सकते हो, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। एज्यूम कर लेते हैं आई करंट इस पे जा रहा है, तो आई करंट इस पे जा रहा होगा, तो एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था कि करंट पर यूनिट लेंथ, तो करंट पर यूनिट लेंथ अपने पास हो जाएगा पी। कौन सी लेंथ यूज करते हैं याद है तो पी, ये वाली लेंथ। तो करंट पर यूनिट लेंथ अपने को मिल गया। और इसके बीच का अगर फील्ड निकालेंगे इन बिटवीन फील्ड, सो वी हैड इक्वेशन की वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो फील्ड बीच में ऐड अप कर जाती है, या फिर डायरेक्शन देख करके देख सकते हो। तो ये बनता है 2 टाइम्स म्यू नॉट के बाई टू। म्यू नॉट के बाई टू एक प्लेन शीट की वजह से फील्ड आती है, दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। पॉइंट इज किया गया म्यू नॉट इंटू के की वैल्यू अपने को आई बाई बी दिया गया। इतना फील्ड एग्जिस्ट करेगा दोनों प्लेट्स के बीच में। ये कैसे निकाला गया? यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एंड यू नो कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास है। now इसने बोला है कि इंडक्टेंस निकालना है, तो किसी भी का इंडक्टेंस निकालने के लिए पहले फाई निकालते हैं, और फिर उस फाई को क्लेम करते हैं एल इंटू करेंट, समथिंग लाइक दैट है ना। तो फाई इज इक्वल टू, अच्छा ये जो फील्ड लाइंस हैं अगर मैं आपको बोलूं तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी, मैं ड्रॉ कर दिखना था आपको, ये इस डायरेक्शन में पैरेलल टू दिस ऐसा, हाँ? और तो ये जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये मैटर करेगा। लेट्स से एज्यूम कि इसकी इधर एल लेंथ है, एल लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एल लेंथ। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा बी इनटू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच विल यूज एच एंड एल। आई एम होपफुल दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझता है तो अपना काम हुआ। फाई की जो वैल्यू है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई बी इंटू एच इंटू एल। क्वेश्चन में क्या मांगा है? इट इज आस्किंग अबाउट इंडक्टेंस ओवर द लेंथ, पर यूनिट लेंथ। सो आपको अगर इंडक्टेंस निकालना है तो यहां से पहले इसको ऐसा लिखो, फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपने को एल पता चला, आई एम राइटिंग दिस साइड, सो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एल अपॉन बी। छोटा वाला एल लेंथ है, बड़ा वाला एल इंडक्टेंस। उसने बोला इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बताइए, तो आ जाएगा म्यू नॉट एच डिवाइड बाई बी। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जिसमें इंडक्टेंस ओवर द लेंथ या पर यूनिट लेंथ के बारे में बता पा रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो काफी इजी है टू हैंडल, फाइंडिंग द फील्ड, फाइंडिंग द फ्लक्स, क्लेमिंग द इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 काफी इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं बात कर लेते हैं। इट सेज द इक्विवेलेंट, वेट कर लेते हैं। Okay, so question number 20. This is the equivalent inductance of two inductors is this much, 2.4 Henry. When connected in parallel and this when connected in series, what is the value? So combination of inductance series में और parallel में कैसे behave करते हैं? You know कि they are very similar to the resistance. So जब उनको parallel में connect किया गया है तो आएगा L1 L2 divided by L1 plus L2. इसकी जो value है वो 2.4 है। और जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आएगा L1 प्लस L2, इसकी वैल्यू कितनी दे रहे हैं 10। बस ये तो नंबर है, सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब यहाँ पे लिखा होगा तो L1 L2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 इंटू दिस 24। तो L1 प्लस L2 10 हो, L1 L2 की वैल्यू 24 हो, तो अपने को समझ में आता है कि L1 में से और L2 में से एक को 4 हो जाने का और एक को क्या हो जाने का 6। उनका एडिशन कितना हो जाएगा 10 और मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 24, और अदरवाइज जैसे भी आपको अच्छा निकाल सकते। easiest one. Question number 21, which is the last problem of this DPP. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आपने आंसर निकाल लिया है सो दस बेटर अंडरस्टैंड, दैट सेज कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है लूप्स का, कॉइल्स का। और अगर नहीं निकाल पाए तो यू नीड टू फोकस। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L whose winding is made of the material, density और resistivity और mass दिया है, resistance भी दे रखा है, solenoid का diameter considerable छोटा है, ऐसे ही बोलता है। So पहले तक solenoid बनाते हैं जिससे अपने को समझ में आएगा क्या चल रहा है। tightly bound है, ऐसा पकड़ के सब चलेंगे तो इनके बीच का गैप दिख रहा है, बट गैप है नहीं। That's what the point is.
और इसका जो टोटल लेंथ है, दिस लेंथ इज गिवन एज एल। अच्छा, ये लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड है, ये लेंथ ऑफ द वायर नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वायर है, उसका अपना लेंथ है, उसका अपना एक डायमीटर है। दूसरा, एक ये सोलोनॉइड है जिसका अपना रेडियस है और एक डायमीटर है। तो इसके रेडियस को लेट से हम लोग आर पकड़ लेते हैं। सो आर इज द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। और जो वायर है, ये जो वायर यूज किया है, ये वायर, इस वायर के भी डायमेंशंस हैं। तो इस वायर के लिए जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर, लेट्स उसको कैपिटल एल पकड़ लेते हैं। डोंट कंफ्यूज विद द इंडक्टेंस, ये कैपिटल एल फॉर द लेंथ। और उस वायर का अपना रेडियस होगा जिसमें मटेरियल फील्ड है, वो रेडियस लेट से ए है। ये पॉइंट अपने को समझना होगा कि ये लेंथ और ये रेडियस एक अलग स्टोरी है, ये लेंथ एक, ये रेडियस अलग स्टोरी है। ये ज्योमेट्री का है जो अपने को सिलेंड्रिकल दिख रहा है, और ये वायर की थिकनेस, अगर ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, इन दोनों लेंथ में पहले एक रिलेशन सर्च कर लेते हैं। कहना इससे कि जो लेंथ होने वाला है, टोटल लेंथ, तो इसमें एक सर्कुलर टर्न का जो पार्ट रहेगा, सर्कुलर, वो 2 पाई आर लेंथ रहेगा। 2 पाई स्मॉल आर इंटू एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स को हम एन बोल रहे हैं। 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर करते चले जाएंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगी। अच्छा, जहां तक मास का रिलेशन है डेंसिटी का, पहले तो ये कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम आएगा मटेरियल का, मटेरियल का जो वॉल्यूम आएगा, तो उसको क्या हम ऐसे लिखेंगे, पाई ए स्क्वायर इंटू एल। इसमें क्या हुआ, ये पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ इंटू द लेंथ, दैट विल से कि कितना वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है वायर का। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डेंसिटी का रिलेशन होता है, तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया इसने, स्मॉल डी। एक रिलेशन ये ऊपर वाला भी एक रिलेशन है, काम में लाएंगे। अच्छा, दूसरा रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला अपने पास होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रहती है वो रहती है रो एल अपॉन ए। अच्छा, उसको जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उस पर भी ये पूरा वायर लगेगा, तो वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें टोटल लेंथ आएगी, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब उसमें भी पाई ए स्क्वायर आएगा। ये दो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में हैंडल करना है। पहले तो ये दो इक्वेशन कैसे बना वो समझना है, वो समझ में आया तो इसको हैंडल करना बहुत आसान है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डायमीटर और रेडियस ऑफ द वायर के बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो ए को कैंसिल कर देते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो आप पाओगे कि एक रो आएगा, एक एल स्क्वायर आएगा, पाई ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इस साइड आपको एम आर डिवाइड बाई डी मिलेगा, डी फॉर डेंसिटी वाला। अपना काम है यहाँ से एल निकालना, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू कुछ तो ऐसा आ जा रहा है, एम आर बाई रो इंटू डी। ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं, हाँ चेक कर लेते हैं, निकालना क्या था इसमें, इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि इसका इंडक्टेंस निकाल सके। अच्छा, इसमें इंडक्टेंस पूछा ले गया, लेंथ को भी ले लिया है, तो 1 मिनट के लिए इंडक्टेंस को हम लोग इंडक्टेंस लिख लेते हैं। इंडक्टेंस कैपिटल एल जिसको लिखा जाता था, उसको केवल एल इंडक्टेंस लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू रहती है म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज है। अच्छा, हमको कैपिटल एन भी लगेगा और स्मॉल आर स्क्वायर भी लगेगा, तो इसको ये जो भी निकाला ये काफी काम का है। ये एल की वैल्यू दी गई, इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर बाई रो डी। यहाँ से अपने को आर स्क्वायर और एन स्क्वायर एक साथ मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आ रही है एम आर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू रो इंटू डी। होपफुली विजिबल, बस हो गया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसमें भी एन स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है, ये वैल्यू हम वहाँ से बारो करेंगे और यहाँ रख देंगे, तो अपने पास कुछ ऐसा आ गया, म्यू नॉट एक पाई आया और आर स्क्वायर एन स्क्वायर वहाँ से लेके आ रहे हैं, डिवाइड बाई एक एल रहेगा अपने साथ। एन स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है एम आर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू रो इंटू डी। तो इसका जो प्रॉपर एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दैट इज म्यू नॉट एम आर डिवाइडेड बाई, आर का मतलब रेजिस्टेंस से याद है ना,
और एक पाई कैंसिल हो गया तो आ गया 4 पाई L रो इंटू डी। ये इसका इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन है उन क्वांटिटीज में जो क्वांटिटीज अपने को गिवन थी। ये क्वेश्चन बेसिकली था कि इंडक्टेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कॉम्बिनेशन के बारे में कॉमन सेंस होना चाहिए, अरेंजमेंट के बारे में, और रेजिस्टेंस और ये बेसिक करंट ये मास डेंसिटी वॉल्यूम के रिलेशन है वो पता होना चाहिए। उसके बाद उनको कैसे मैनिपुलेट करना है वो मैथमेटिकल आईक्यू होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद हम बता सकते हैं अपना ये आंसर हो गया। इस तरह से ये डीपीपी कंप्लीट होता है, जो कि एक अच्छा डीपीपी है और आप डिटेल में समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद है। थैंक यू सो मच।